बेच चुके हैं तो बेच चुके हैं, ये तुम्हारे कस्टमर से तुम्हारी वीकनेस है कि इतना इंटरेक्शन नहीं है कि उसने वो कहा कि भैया बात इंटरेक्शन वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है, सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये कोई बैंकिंग फ्रॉड नहीं है, ये कोई यूपीआई फ्रॉड नहीं है, ये कोई जॉब रिलेटेड फ्रॉड नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम भी नहीं है, ये कोई बेटिंग का फ्रॉड भी नहीं है। मैं जिस फ्रॉड की बात कर रही हूं वो है कोचिंग फ्रॉड। जी हाँ, ये देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है और इसे मैं सबसे बड़ा फ्रॉड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बाकी फ्रॉड में तो फिर भी आपका सिर्फ पैसा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें आपका पैसा भी जाता है, आपके बच्चे की जान भी जाती है। कहीं बारिश का पानी भर जाता है तो वहां डूब के मर जाते हैं, और उससे बच गए तो कोचिंग सेंटर्स में आग लग जाती है, और अगर उससे भी बच गए तो इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें चिपक के मर जाते हैं, और उस सब से अगर बच गए तो सुसाइड कर लेते हैं दबाव में आके। ये सारी चीजें, बाकी जितने भी स्कैम हैं, उन सब स्कैम में स्कैमर्स आपको आके फंसाते हैं। ये एक लौता ऐसा स्कैम है जिसमें आप खुद जाके फंसते हैं। क्यों ये कोचिंग का स्कैम, ये कोचिंग का फ्रॉड हमारे देश का सबसे बड़ा स्कैम है, इसे समझते हैं। जो बाकी स्कैम है ना, वो फिर भी एक एज ग्रुप को, कमाने वाले लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को, इन लोगों को टारगेट करते हैं। ये एक लौता ऐसा स्कैम है जो बचपन से ही आपके साथ शुरू हो जाता है। यूपीएससी, जेईई, बैंकिंग या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो पूरा स्कैम है ना, ये 3rd और 4th क्लास से शुरू हो जाता है। 3rd 4th क्लास में बच्चों को आप ये सोच करके कोचिंग भेज देते हैं कि घर पे होमवर्क कौन कराएगा, हमें तो इनकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, और चलिए भेज ही देते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अपना टाइम मिल जाएगा और बाकी काम निपटा लेंगे, सोचकर लोग बच्चों को कोचिंग भेज देते हैं। वहां से ही कोचिंग की आदत शुरू हो जाती है। टीचर वहां पर क्या कर रहा है, बच्चों एक साथ 20-30 बच्चों को बिठा के स्कूल का होमवर्क करा रहा है, और एग्जाम से ठीक पहले वही क्वेश्चन आंसर रटा करके स्कूल में भेज दे रहा है। ठीक है, ये तो छोटी क्लास की बात थी, आपने कर लिया। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों को कोचिंग की आदत लग जाती है, और वही जब ये 6th 7th 8th क्लास में आते हैं तो फिर इनके ऊपर टीचर्स का दबाव बन जाता है कि हमसे कोचिंग पढ़ो। स्कूल के ही वो टीचर्स जो स्कूल में वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये दबाव बना देते हैं कि घर में वही बच्चे उनसे आकर के ट्यूशन पढ़े। ऐसा क्या बदल जाता है घर में उस बच्चे में या सिलेबस में जो आप स्कूल में उसको नहीं पढ़ा सकते हैं? लेकिन ठीक है, क्यों ना हो, ये भी होना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स की जितनी सैलरी है तो स्कूल की सैलरी से बिना कोचिंग पढ़ाए तो उनका घर चलेगा नहीं। अब यही बच्चे अगर वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो उनपे अलग अलग तरह के दबाव बनाए जाते हैं। क्लास में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कोचिंग में और बच्चों को पहले से ही पढ़ाया गया है, और वो उसका जवाब दे देते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं तो वो एम्बैरस होते हैं। फिर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं वीक हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो कर दिया जाता है। उस सबसे बचते हैं तो जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन्हें और करिकुलर एक्टिविटीज में, क्लास के जितने भी रोल्स होते हैं उनमें प्रेफरेंस, प्रायोरिटी दे दी जाती है। स्पोर्ट्स में प्रायोरिटी दे दी जाती है, हर चीज में एक प्रायोरिटी दे दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। यहां तक कि कई बच्चों के साथ तो ये भी होता है कि जो क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, उनमें बच्चों को पहले ही पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कह करके बता दिया जाता है। सीधे तौर पर तो नहीं बताएंगे, जाहिर सी बात है, सब स्मार्ट है, लेकिन हाँ, ये बता दिया जाता है। अब जब रिजल्ट आता है मिड टर्म एग्जाम्स का या यूनिट टेस्ट का, क्लास टेस्ट का, तो वहां पर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ट्यूशन, उनके मार्क्स जब कम आते हैं तो फिर पेरेंट्स पे दबाव बन जाता है कि अरे और बच्चों के कैसे आगे, हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वहां पर फिर कोचिंग का एक दबाव आ जाता है और कोचिंग पढ़ लीजिए, ये रहता है। फिर इससे जब बाहर निकलते हैं 9th 10th 11th 12th में आ जाते हैं तो फिर इन्हीं बच्चों के जो बोर्ड्स होते हैं उसके प्रैक्टिकल भी होने हैं, तो वहां एक दबाव होता है। आप सेम टीचर से अगर ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर आप पर ये प्रेशर बना दिया जाता है कि प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, एक्सप्लेन करने में जहां जरूरत पड़ती है तो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और ये हम सभी जानते हैं और हम सब इसका हिस्सा रहे हैं अपने स्कूल डेज में, और हम ये सब जानते हैं कि किस तरह का दबाव बच्चों पर होता है ट्यूशन पढ़ने का। इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स कहीं भी बच्चों पे सेल्फ स्टडी का दबाव नहीं डालते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ खुद बैठकर उन्हें समझने समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बतौर पेरेंट्स आप पढ़े लिखे उतने हो, हमारे पेरेंट्स भी अगर पढ़े लिखे नहीं थे, जरूरी नहीं कि आप उन्हें पढ़ाएं, लेकिन साथ में ये बैठना, देखना, उन्हें गाइड करना कि आज की डेट में कैसे वो खुद से पढ़ के अपने सब्जेक्ट्स को समझ के, ट्रांसलेट करके, प्रैक्टिस करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी ला रहे हैं तो एटलीस्ट उनका जो बेस है वो क्लियर हो जाता है। अब 9th 10th तक तो यही सब चल रहा था, और जिन्होंने ट्यूशन पढ़ लिया उन्हें तो
तो ट्यूशन की आदत पड़ ही गई है और बेस जो था बाकियों का वो क्लियर हुआ नहीं है। स्कूल्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि एक साथ जब पढ़ाया जाता है और सिलेबस खत्म करने की जल्दी होती है तो बेसिक्स क्लियर नहीं करे जाते हैं, खासतौर पर उन बच्चों के जो बच्चे पढ़ने में पहले ही कमजोर हैं, जो अच्छे हैं पढ़ने में या ट्यूशन पढ़ रहे हैं आपसे तो उनको तो आप जानते ही हैं और उनका आप डाउट सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़े भी वीक हैं उनको कभी भी टारगेट करके पढ़ाई नहीं की जाती, तो बेस वहीं से ही धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्टूडेंट्स 11th-12th में आते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है बिना कोचिंग करे बोर्ड एग्जाम्स को निकालने का, बोर्ड एग्जाम्स को पास करने का। और बोर्ड एग्जाम्स छोड़िए 11th-12th से तो ये यूपीएससी और जेईई और एम्स का खेल जो है वो पूरा शुरू हो जाता है। लेकिन स्कूल तक ठीक है, स्कूल तक जब आप कोचिंग पे भेजते हैं बच्चों को या बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं तो वहां पर दबाव उतना नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता है, ज्यादातर इन सभी कोचिंग्स की जो फीस होती है वो थोड़ी अफोर्डेबल होती है, ठीक है, लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ के उतना पैसा अरेंज कर लेते हैं। दूसरा, आपके ऊपर रहने खाने हॉस्टल इन सब की कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने होते हैं, आप अपने घर में आकर रह रहे हैं तो आपके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। तीसरी चीज ये होती है कि आपके साथ आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं आसपास जिनके साथ आप बचपन से रहे, तो एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर नीचे मार्क्स हो गए, आप एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है तो वो आपको स्टेबल कर देता है और आप कोई बड़ा कदम उठाने से पहले या फिर बहुत ज्यादा जो है डीमोटिवेट उस समय पर नहीं होते, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई हमेशा होता है। देखिए, जब भी कोई बच्चा बाहर प्रिपरेशन के लिए जा रहा है तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कोई क्यों सेल्फ स्टडी प्रेफर ना करके कोचिंग जाना प्रेफर करता है। पहली चीज होती है गाइडेंस और दूसरी चीज होती है जिसे हम सब कहते हैं माहौल। तो ये माहौल और एक गाइडेंस, इस सब के पीछे ही ये पूरा स्कैम जो है वो चल रहा है। आपने कुछ कोचिंग सेंटर्स के कुछ बहुत ही पॉपुलर टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि कोचिंग बहुत जरूरी है। कोचिंग एक स्टूडेंट को एक दिशा दिखाती है कि ये जो एग्जाम है इसे क्रैक कैसे करना चाहिए। पढ़ तो सब रहे हैं, सबके पास रिसोर्स है, सबके पास बुक्स है, लेकिन क्रैक कैसे करें, तो वो दिशा दिखाना जरूरी है। लेकिन उस दिशा के लिए क्या आप ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं कर सकते हैं? जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स हैं इनमें अगर हम गाइडेंस की बात करें सबसे पहले, तो गाइडेंस में क्या चीजें मेन है? आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए कि जिस पेपर की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या सब आएगा, क्या सब आपको उसके लिए पढ़ना है। आपके पास उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास वो सब किताबें होनी चाहिए जो उस सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं वो कवर करती हों। आपके पास उन किताबों को डिकोड करने का, समझने का, उनके मतलब को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए कोई टीचर होना चाहिए, कोई पर्सन जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए गाइड करने के लिए जिसने पहले इस तरह का एग्जाम निकाला हो या बहुत बार इस तरह का एग्जाम दिया हो, ताकि वो अपने सक्सेस या फेलियर से आपको कुछ सिखा सके। आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का, इस तरह के लोग होने चाहिए जिससे आप उस, खास तौर पर जब हम यूपीएससी या जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं जो काफी सही मायनों में बहुत टफ होते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इन सब में गाइडेंस क्या है? यही एक गाइडेंस है ना कि आपके पास ये सब रिसोर्सेज हो। मान के चलिए कि अगर आपके पास बुक्स मटेरियल्स हैं भी तो उसे कोई पढ़ाने समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला भी तो आपको इवेल्युएट करने वाला कोई नहीं कि आपने अगर कोई एग्जाम दिया तो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप कहाँ कमी है, आप उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपके जो टेस्ट सीरीज जैसे हम बोलते हैं, जितने आपका प्रदर्शन जो है उसे कोई देख नहीं पा रहा है कि हाँ कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज का समय वो नहीं है। अब हमारे पास इंटरनेट है, आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास सारे कोचिंग्स हैं जिनके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपके पास सारे बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, हर छोटे बड़े शहर में लाइब्रेरीज हैं, हर कुछ आपके पास है। आपके पास अखबार आ सकता है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में यूट्यूब है। यूट्यूब में आपके पास हर एक वो पर्सन जिसने आज तक एग्जाम निकाला है, सभी टॉपर्स हैं, आप टॉपर्स की वीडियोज उठा के देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे। अब यहाँ पर स्कैम कैसे होता है? स्कैम ऐसे होता है कि क्योंकि एक समय पर लोग कोचिंग करते थे, सिर्फ कोचिंग ही कर पाते थे, एक जगह जाना पड़ता था क्योंकि वहीं पर सारी बुक्स हैं, वहीं पर सारे अखबार हैं, वहीं पर सारी मैगजीन आ रही हैं, वहीं पर सारे बड़े टीचर्स आ रहे हैं, वहीं पर सब लोग रहते हैं जो उस पेपर को निकाल चुके हैं। तो जब
हमारे पास इंटरनेट नहीं था तब तो हम जा रहे थे, अब धीरे धीरे उसका रिजल्ट अच्छा आने लगा। अब जाहिर सी बात है वहां पर टारगेटेड पढ़ाई होती थी तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अब जब हमारे पास इंटरनेट है तब भी हम उसी एरा में जी रहे हैं कि भाई वो कोचिंग है, कोचिंग से पढ़ के आप इतना अच्छा एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं, वहां पर टारगेटेड पढ़ाई होती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज घर में है तो आप अपनी घर में भी रह करके तैयारी कर सकते हैं। ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं, कभी आप इनका अखबार में इश्तेहार देखना, सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ऐसा लगता है कि इसी कोचिंग से सारे टॉप रैंकर्स ने कोचिंग ली और वो तभी निकले। लेकिन आप जब नीचे जाएंगे उसमें देखेंगे छोटा सा सेक्शन बना होता है, किसी ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है, किसी ने सिर्फ रिसोर्सेज लिए हैं, किसी ने सिर्फ इंटरव्यू सीरीज ली है, किसी ने सिर्फ बुक्स एंड का एक्सेस लिया है, किसी ने सिर्फ नोट्स लिए हैं। पूरी तरह से तैयारी नहीं करी है, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए गए थे तो आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब इंटरव्यू के लिए आप वहां पर गए हैं। या फिर कहीं पर आप टेस्ट सीरीज, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो आपने एक फलाना कोचिंग से जाकर के सिर्फ टेस्ट सीरीज ले। लेकिन जब रैंक आती है तो वहां पर सबसे ऊपर दूसरा स्कैम क्या होता है, दूसरा स्कैम ये होता है कि ये लोग जब अपनी सेल्फ स्टडी करके किसी तरह से ये एग्जाम निकाल लेते तो ये सारे कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं उनके पास, उनको पैसा देते हैं कि आप हमसे इतना पैसा ले लो और अपनी फोटो हमारे साथ छपवा दो कि आपने हमारे साथ ये कोर्स किया था, वो कोर्स किया था। या आप किसी से भी जो टॉप रैंकर्स हैं जाकर पूछ लेना, ये होता है और ये सब जानते हैं। तो उससे फिर लोगों को ये मैसेज जाता है कि अरे टॉप रैंकर्स ने तो यहाँ से कोचिंग करी है, हमें भी यहाँ से करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सारे रिसोर्सेज लेकर के खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो जेईई, यूपीएससी एग्जाम्स और बैंकिंग के एग्जाम्स है तो इतना क्लियर कट है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप पैटर्न पढ़ के समझ सकते हैं कि बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही जो सिलेबस होता है वो एकदम सटीक है। आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना, और जरूरत है तो आप फिर उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, आपको सही मायनों में दिशा चाहिए तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले लें। लेकिन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग्स को प्रमोट नहीं करता है क्योंकि उनका जो पैसा बन रहा है असल में वो क्लासरूम से बन रहा है। वो जो क्लासरूम में एसी आपको लगाकर दे रहे हैं उससे उनका पैसा बन रहा है, वो जो आपको लाइब्रेरी का स्पेस दे रहे हैं उससे आपका पैसा बन रहा है, यहाँ तक कि आसपास के पीजीज और हॉस्टल्स से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां से उनका कमीशन बन रहा होता है। तो ये पूरा एक इकोनॉमी चल रही होती है हर एक कोचिंग सेंटर के साथ, तो चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अब आते हैं माहौल के ऊपर। लोग कहते हैं भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास माहौल नहीं है, घर में इतना प्रेशर होता है, कभी रिश्तेदार आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, लोग पूछते हैं हमसे कि तुम क्या कर रहे हो, घर में ही पड़े हुए हो। तो ये सोचकर भी लोग बाहर चले जाते हैं कि बाहर होंगे तो कम से कम ये कहने के लिए होगा कि बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बाहर जाकर के जो माहौल आप लेने जा रहे हैं, क्या उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुसाइड रेट कितना ज्यादा है, खासकर उन जगहों पर जिन जगहों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है, जो इसके हब हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी सुसाइड्स के ऊपर, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर ये सारा डेटा है जो कोटा के अंदर या यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो लोग किस तरह से दबाव में आकर के आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये उसी माहौल की देन है जिस माहौल में वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि हमें एक कॉम्पिटिशन मिलेगा। जब मैं देखूंगा कि मेरे आसपास इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो मुझ पे वो प्रेशर आएगा कि मुझे इनसे compete करना है। जिनका जो विल पावर है, जो अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, या घर वालों का अच्छा सपोर्ट है, या फिर उनके घर वालों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने कहीं से लोन लेकर दबाव में उनको नहीं भेजा है, वहां तो ये पॉजिटिवली काम कर जाता है कि हाँ आप देखते हैं आसपास और आप पढ़ाई में और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई बहुत गरीब घर से है जहां पर आपके माँ बाप ने लोन लेकर आपको भेजा है, अपने पूरे सेविंग्स लगा दी है आपको वहां भेजने में, आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आप वहां जाएंगे और तैयारी करेंगे, और वहीं अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, या आपको लगता है कि हाँ आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो यही माहौल उनके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और ये माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि माहौल देने की वाकई में बच्चों को जरूरत है तो आप अपने घर में उन्हें वो माहौल दीजिए जहां वो रह करके पढ़ाई कर सके। उसके लिए कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर में आपके पास वो
वो एक फ्रीडम होती है कि फाइनेंशियली आप पे कोई बर्डन नहीं होगा, फाइनेंशियली आपको पता है कि मुझे कहीं नहीं रहना है, मुझे रेंट नहीं देना है, मुझे खाने का नहीं देना। और वहां पर जाने के बाद जिस तरह के लोग आपको मिलते हैं, यही माहौल, अगर उन्हीं में से कोई नशे करने वाला आपका दोस्त बन गया, या आप माहौल में देख रहे हैं वो नशे कर रहा है, वो तो रिलेशनशिप्स में है, वो तो मस्ती कर रहा है, वो तो ऐश कर रहा है, वो तो इस होटल में खा रहा है, वो तो वहां पर खेलने जा रहा है, तो यही माहौल नेगेटिव भी साबित हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग सेंटर में जाकर आपको सही माहौल मिले, आपको गलत माहौल भी मिल सकता है। फिर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस बच्चे पे और उसके माँ बाप पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे, और किस तरह का दबाव किसी बच्चे पर पड़ रहा है। तो सिर्फ अगर आप ये सोचे कि माहौल के लिए कोचिंग सेंटर में जाना जरूरी है, तो ये बेहद गलत है। और एडवर्टाइजिंग ही उस तरह से होती है कि आपसे कहा जाता है कि आपको ये माहौल दिया जाएगा, यहाँ तो लाइब्रेरीज है, यहाँ तो ये है। लाइब्रेरी के हाल आप देख लीजिए। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जब बच्चा बाहर से पढ़ने जाता है और एक गरीब घर से बच्चा होता है, तो कोशिश वो क्या करता है कि कम से कम रेंट में हमें घर मिल जाए। यहां तक कि कई बार अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। अगर माँ बाप से 10,000 रुपए महीना मिल रहा है और रेंट अगर 8,000 है, तो बच्चे कोशिश करेंगे कि हमें 5,000 का एक घर मिल जाए, ताकि हम 5,000 बचा करके खाने की चीजें, ये चीजें, किराया, ये अपना बिल और कुछ बुक्स एक्स्ट्रा खरीद लें, घर वालों पे दबाव ना आए। और वो 5,000 के घर में रहने के लिए वो ऐसी कंडीशंस के घर में रहते हैं जहां पर फायर का कोई एग्जिट नहीं है, जहां पर गर्मी है, जहां पर रहने का सही जगह नहीं है, जहां पर खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं, जहां पर गंदगी है, पानी नहीं आता है, गंदा पानी, कहीं भी रहने को मजबूर हो जाते हैं बच्चे जब उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है। और उसके बावजूद भी अगर वो उस माहौल में रहकर उनके आसपास के लोग उनको देखते हैं कि हाँ उसने तो एग्जाम निकाल लिया, मैं नहीं निकाल पाया, तो ये माहौल बहुत नेगेटिव साबित हो जाता है। तो अगर आप अब कोचिंग करने की सोच रहे हैं, आज की डेट में आप अपने बच्चों को कहीं कोचिंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो उससे पहले बस एक बार ये सोचकर देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्या घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेकर बच्चों को सही माहौल देकर उन्हें सही तरह से मोटिवेट करके उनके साथ खुद बैठ के समझ के जान के पढ़ के उनको एम्पावर करके क्या हम उनको मदद कर सकते हैं एग्जाम निकालने की, या फिर जरूरी है कि वो कोचिंग सेंटर में जाकर वहीं देख करके पढ़ाई करें। आप बेशक टेस्ट सीरीज लगाइए, आप बेशक ऑनलाइन क्लासेस भी लीजिए, कोचिंग भी लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। आप बेशक इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाइए, और अगर आपको कभी जाना भी है तो आप जाकर के कुछ दिन देख करके और फिर इस चीज पर, इस कंक्लूजन पे आइए कि आपको क्या वाकई ऑफलाइन क्लासरूम की कोचिंग की जरूरत है, या फिर आप घर रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम इन कोचिंग्स को स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक प्रमोट करेंगे, उतना ही ज्यादा ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोचिंग ओरिएंटेड होता जाएगा, जो कि अब हो चुका है, और उसी में ढलता जाएगा। एग्जाम का लेवल भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। और आज की डेट में तो आप ये देखिए, इंडिया के अंदर कोचिंग कराएं चाहे नहीं कराएं, नीट में क्या हुआ आप देख लीजिए। जहां स्कैम होना है, जहां पेपर लीक होना है, वहां इन सब चीजों के बावजूद भी सब हो जाएगा। और इसको भुगतता कौन है? हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चों को आगे फ्यूचर में कहीं बाहर ऑफलाइन कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान से कंसीडर करिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। थैंक यू।